गुड इवनिंग साथियों। हम लोग आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के जो 2022 का पेपर हुआ था वो सॉल्व कर रहे थे और हमने 73 क्वेश्चन देख लिए थे और आज कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद अपने जो पेपरों की श्रृंखला चल रही थी यानी ओल्ड पेपरों की आरपीसी द्वारा आयोजित है ना, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, वो सारे आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते समय ये विचार आया। मतलब दिनकर कौन सी रचना लिख रहे थे तब उनको ये विचार आया जो क्वेश्चन में लिखा है। तो कलिंग विजय, कलिंग विजय लिख रहे थे तब। अगर आपसे पूछ लो कि कलिंग विजय किसकी रचना है तो दिनकर की। अच्छा प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये कमी जगह देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है बताओ। तो श्रद्धा का। किसका हुआ है? श्रद्धा का। ये पंक्ति श्रद्धा के बारे में लिखा है कि कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो ये पंक्ति श्रद्धा के संदर्भ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को क्या कहा गया है? कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को क्या कहा गया है? कर्मणीय। क्या कहा गया है? कर्मणीय कहा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 76 का ये उत्तर है। 77। खून का टीका में वर्णित मुंजा वालेचा, मुंजा वालेचा निबंध में से कहाँ का रहने वाला था बताओ। मुंजा वालेचा गोड़वाड़ का रहने वाला था। कहाँ का था? गोड़वाड़ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था कहानी है। ठीक है, सबने पढ़ी होगी। किसकी है आप कमेंट करके बताना। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का। किसका? वजीरा सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था, उसकी रात की उक्ति उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आए हैं बताओ। जबरा। जबरा कौन था? कुत्ता था। ठीक है ना, उसकी रात कहानी किसकी है? पता ही है आपको, प्रेमचंद की। तो इन प्रश्नों से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक आधार मिल जाता है। नहीं तो हम क्या अंधेरे में तीर लगा रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि पिछली बार इन्होंने ये पूछा है तो इस बार भी इसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80। लहरों के राजहंस का कथानक निबंध में से किस रचना पर आधारित है बताओ। तो किस पर है बताओ। सौंदरानंद पर। किस पर है? सौंदरानंद, अश्वघोष की सौंदरानंद पर आधारित। लहरों का राजहंस क्या है? नाटक है। ठीक है ना, किसका है यह बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीता है बताओ। अंततः चुनाव कौन जीता है? तो नाहर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नांकित में से पश्चिमी हिंदी से संबंध बोली नहीं है। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, मारवाड़ी। तो कौन से नहीं है? मारवाड़ी नहीं है। ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोली आती है, वो आप ध्यान रखना। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। और पूर्व हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 83। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ बताओ। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्रह्म लिपि से। किससे? ब्रह्म लिपि, या फिर कहीं और आता है कहीं कुटिल लिपि। क्या आता है? कुटिल लिपि। ठीक है, दोनों याद रखना। एक पेपर में इन्होंने ब्रह्म लिपि का पूछ लिया और एक में कुटिल का पूछ लिया, मतलब सेम ही है, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मतलब इससे आप रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि 2022 में जो स्कूल शिक्षा का पेपर हुआ था ना सेकंड ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया है और इसमें ये पूछ लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताओ। जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, सही है ये तो। अज्ञेय का नदी का दीप, ये भी सही है। प्रेमचंद का गबन, ये भी सही है। कमलेश्वर का वे दिन, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो वे दिन किसका है? ये निर्मल वर्मा का। किसका है? निर्मल वर्मा का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है, यानी मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है बताओ। आषाढ़ का एक दिन, ये तो है। मादा कैक्टस, ये नहीं है। ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है?
लक्ष्मी नारायण लाल, मिश्र नहीं है, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, ठीक है। और आधे अधूरे मोहन राकेश का, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, लेकिन मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह कौन सा है, बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिट्टी की ओर, ये तो रामधारी सिंह दिनकर का है, ये तो नहीं है। चिंतामणि, ये शुक्ल का है। आत्मनेपद, ये भी इसका है, अज्ञेय का है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सान, अज्ञेय, इनका पूरा नाम भी एक परीक्षा में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। आलोक पर्व, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आपको क्रम से याद करना है, ठीक है ना, कालक्रम से, कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भित्ति भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा, बताओ। पहले भित्ति का अर्थ है ब, दूसरी का दीवार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, वह चलेगा, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है, बताओ। संभाव्य भविष्यत काल है, कौन सा काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अनल अनिल शब्द युग्म का अर्थ कौन सा है, अनल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अनल यानी अग्नि और अनिल यानी हवा, तो इनके आप क्या बोलते हैं उनको, पर्यायवाची शब्द भी याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, बताओ। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव। ये मैंने बहुत पहले बताया है आपको, और क्वेश्चन वही आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई नए क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही आ रहे हैं घूम फिर के, भरोसा आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91, किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर 3, लौकी, चटई और मिठाई सारे स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक, साधन यानी करण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, बताओ। किसान से चला नहीं जाता, 93 में है, 3 नंबर सही उत्तर है, ठीक है। इसमें क्या समझाने वाली चीजें नहीं है, इसलिए हम क्या स्पीड में ही कर रहे हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है, बताओ। तारागण, दूध वाला, गुरुजन, पाठक वर्ग, तो दूध वाला बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उजाले के मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। इस कहानी के लेखक विजयदान देथा बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं, सही है। इसमें चकवा एक राजा की कहानी चकी को सुनाता है, ये भी सही है। इसमें प्रकारांतर से एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है, ये भी सही है। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने किया था, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। दीवान ने नहीं सुझाया था, किसने सुझाया था, आपने अगर कहानी पढ़ रखी है तो आपको पता है। अब ये ध्यान रखना, उजाले के मुझसे क्या है, कहानी है, किसकी है, बताओ, विजयदान देता की है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और मेरे हिसाब से जो कहानियाँ या उपन्यास सिलेबस में लगे ना, उनको आपको कालक्रम से याद कर लेनी है, और जो राइटर सिलेबस में उनको आप अच्छे से पढ़ना है, उनकी कहानी उपन्यास, उनको पुरस्कार कौन सा मिला है, और वो किस कारण चर्चा में रहे हैं। जैसे प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है, ठीक है ना, वैसे कारण कवि किस कारण फेमस रहा है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। अब सरस्वती पत्रिका शुरू तो 1900 ईस्वी में हुई थी, आपको बताइए। 3 साल कौन थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, हमने पहले बात कर रखी है। तो ये पूछ रहे हैं द्विवेदी जी कब बने, तो 1903 में। 1903 से लेकर 1920 तक यही रहते महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर वाचन का उद्देश्य है, बताओ। विषय वस्तु पर अधिकार करना, क्या है, विषय वस्तु पर अधिकार करना। गंभीर वाचन का उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु पर अधिकार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है, बताओ। ध्वन्यात्मक पद्धति पूछ रहे हैं, तो ये संश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, संश्लेषणात्मक विधियां आती है, उसके अंतर्गत आती है ध्वन्यात्मक पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है, बताओ। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन कौन सा है, ट, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना, तो सूत्र है संस्कृत का, उससे सारा काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से निकलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताओ। मुख और नाक दोनों से, तो नासिकीय व्यंजन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि ग्रह्यात्मक कौशल कौन से हैं जिनसे हम ग्रहण कर सकते हैं। एक तो पठन कौशल और एक श्रवण कौशल। ये क्रम भी पूछे जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। SBPL यानी स्टेट BPL करके आप याद रख लेना, इससे आपको ये क्रम याद रह जाएगा SBPL। ठीक है, ये आपके रेट में भी काम आता है। सेकेंड ग्रेड में शिक्षण विधियाँ, फर्स्ट ग्रेड में तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 102, कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है बताओ। ये कथन हर्बर्ट रीड का है। किसका है? हर्बर्ट रीड का। ठीक है, कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति और गद्य क्या है? निर्माणात्मक अभिव्यक्ति। तो हर्बर्ट रीड ने माना था, इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगी, ये आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कवर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं हम। गद्ये कविनाम निक्षम वदंती, इस उक्ति के प्रणेता कौन थे? तो बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वे व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है बताओ। तो निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि। ठीक है ना, ये सूत्र है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना क्या कहलाता है बताओ। तो इकाई योजना। क्या कहलाता है? इकाई योजना। ये वही इकाई योजना है जो किसने दी थी? मॉरिसन ने। किसने? मॉरिसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से बर्तमुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है? हितकारी उपदेश देना। क्या है? हितकारी उपदेश देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना। तो ये क्या कहलाता है? रचना शिक्षण। क्या कहलाता है? रचना शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। एक अच्छी रचना है, उसका कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ठीक है ना, रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषय अनुकूल हो, ये तो होना चाहिए गुण। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, अगला कह रहा है, रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रम अनुसार व्यक्त हो, ये भी होना चाहिए। रचना में शब्दों की वर्तनी, विराम चिन्हों का शुद्ध वैसे ही प्रयोग हो, ये भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। बताओ क्या अभिप्राय है इसे? लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से है। वर्तनी यानी लिखना ही है ना, तो इसका अभिप्राय यही है, लेखन में की जाने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, भाषा संबंधित वे कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। बताओ तो कौन सा? तो पहला कौन सा? श्रवण कौशल। तो यही सबका आधार है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमने बताया था ना 4 कौशल, तो उसका पहला यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। बताओ अशुद्धियों का कौन सा सही वर्ग नहीं है? वाचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, लेखन संबंधी होती है, विन्यास संबंधी होती है, लेकिन अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन कौन सा है? तो श्यामपट एक ऐसा साधन है जो हर स्कूल में, हर कमरे में आपको मिलेगा, यानी ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव भी जांच संभव है। क्या है? वे प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है। तो बताओ वे कौन सा शिक्षण है या कौन सी पद्धति है? तो मूल्यांकन पद्धति। कौन सी? मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में कम से कम 3 बातें हों, उसे क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति। क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति या ग्लोब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो लिखित परीक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा। किस परीक्षा द्वारा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान हो गया, बोध हो गया, स्मृति आदि का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, बताओ संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्रय। कौन सा है? अक्षय त्रय ज्ञ, तो ये त्रय हो गया ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है, बताओ अंतस्थ ये है, ये र लव है, नहीं ये र लव है, ये अंतस्थ है। ठीक है, दीर्घ स्वर ये नहीं है, दीर्घ रे ऐसे होता है ना, ये हर्ष है। संयुक्त व्यंजन ये है, उसमें ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? ली का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। नहीं होता ना, नहीं। 100 ली का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, सही है ये तो। विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये भी सही है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आते हैं, नहीं नहीं नहीं, अनुस्वार पहले आते हैं लेकिन विसर्ग बाद में आते हैं। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 119 का। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से अशुद्ध है, बताओ इसमें से अशुद्ध क्या है? देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, सही है। 135 यण, ये अल्प प्राण है। ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा यण यानी य र ल व, ये अल्प प्राण है। ठीक है, अगला देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा तथा उष्म वर्ण व प्राण है, ये सरासर गलत है। ठीक है, अगला देखो अल्प प्राण की अपेक्षा माह प्राण वर्णों में प्राणवायु अधिक उपयोग होता है, ये भी सही है। अक्षय त्रय ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? वह, कौन सा? वह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, बताओ सभी शब्द तत्सम है। अम्र ये तत्सम है, इसका तद्भव आम होता है। त्वरित इसका तुरंत होता है, तिक्त तीखा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, अग्नि का आग, सोत का सपत्नी, पर्यंक का पलंग, सत का सत वो से सड़क वाला, भक्त का भगत है, सोम है, और पुष्प का पूप हो गया, गोटक हो गया, चौथा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी शब्द तत्सम पूछ रहे हैं। बाकी किसी ऑप्शन में सभी शब्द तत्सम नहीं है, कुछ जरूर है लेकिन सभी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, बताओ कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? वत्स यानी बछड़ा होता है, चंचू चोच, हल्दी हरदी, ये नहीं, हरिद्रा का हल्दी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, शीर का खीर होता है। अगला क्वेश्चन, कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द है, बताओ? तो ये तत्सम शब्द है। कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, बताओ कौन सा एक शब्द है जो विदेशी नहीं है? आदमी है, खर्च है, गुलाब है, लेकिन आखर ये नहीं है, ये तद्भव है, अक्षर का आखर है ना। क्वेश्चन नंबर 126, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, बताओ? कृपा, कृपा ये तो है, ज्येष्ठ जेठ ये भी है, अम्लिका आंवला ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अम्लिका का इमली होता है, क्या होता है? अम्लिका का इमली होता है, और आंवला का आमलक होता है, क्या होता है? आंवला का आमलक। ठीक है, कूप का कुआं होता है। ठीक है, 127 नंबर कह रहा है, दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है। कैसे शब्द कहा गया है? तद्भव शब्द कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है, बताओ? अविकारी, विकारी नहीं, अविकारी। तो किस विकल्प में? लड़का ये तो नहीं हो गया, ये तो गया पहले ही, परंतु, अचानक, बिना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विकारी शब्द का भेद नहीं है, बताओ कौन सा विकारी शब्द का भेद नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लेकिन क्रिया विशेषण विकारी शब्द का भेद नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 पे हो आप, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, सुरेश, गंगा और सोमवार ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, कोई और कुछ निम्न में से क्या है, बताओ कोई और कुछ निम्न में से क्या है?
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताओ। तो ऑप्शन नंबर 3, ये सभी गुणवाचक नहीं है, बाकी सारे गुणवाचक है। आधा, बहुत, अल्प, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, देवेश्वरीय सभी का नहीं, देवेश्वरीय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये देवेश्वरी शब्द है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहे हैं। तो देवी धन ऐश्वर्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मेरे से भी किसी एग्जाम में गलत हुआ है। ठीक है, मैंने देवधन ऐश्वर्य कर दिया ये, तो आप ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, और वापस भी आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है कि वापस आने लायक है, और पहली बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन चीज़ों को मैं खोल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले देख रखी हैं सारी की सारी, और व्याकरण है, और व्याकरण हम वैसे भी अलग से देखेंगे शॉर्ट में, तो इसलिए कोई औचित्य नहीं है कि फालतू ही वक्त खराब करें। तो इसलिए मैं एक बार क्या है, सारे पेपर हो जाए ना, तो फिर निश्चिंत हो जाए कि ये पेपर सारे हो गए, और जिस क्वेश्चन पे या जिस मैटर में बात नहीं हुई है उसकी बात हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। किस में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है? तो धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है? ये सारे क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, बताओ। हिमाद्री, हिमाद्री पुल्लिंग है। ठीक है। गंगा, सतलज और यमुना ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में यथावत प्रयुक्त होते हैं? मतलब बहुवचन और एक वचन में सेम ही होते हैं? ये तो नहीं है। ये प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, ये एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं, यानी सदैव बहुवचन होते हैं ये शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस कार्य के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, यानी जिस कार्य के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य हुआ है? तो सामान्य भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मुझसे बैठा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर एक, हाँ मतलब 4। ठीक है। सतदंत शास्त्र की संधि कौन सी है? बताओ। तो सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? बताओ। यण स्वर संधि का, ये तो नहीं है। पर्यटन, परिधन, अटन। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? बताओ। एक स्टमल इसमें सभी व्यंजन संधि से, तो षडानंद और उल्लास ये सारे व्यंजन संधि से निर्मित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, मन माना एवं देश निकाला शब्द में कर्म से समास कौन कौन से? बताओ। मन माना और देश निकाला, तो इसमें कर्म तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, यह कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है? बताओ। पहले ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रदान होता है, ये तो सही है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रदान होता है, ये गलत है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा होता है? उत्तर पद प्रदान होता है, तो गलत हो गया ये तो मैंने सही बताया, लेकिन उत्तर यह नहीं है, उत्तर ये है। ठीक है, लेकिन ये सही है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, ये भी बात सही है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रदान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। बताओ। इसमें सुमेलित विकल्प नहीं है। भरपेट, यथाशक्ति, इसमें अवयव भाव समास है, सही है। सीताराम और भाई बहन, इसमें तत्पुरुष समास है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है। त्रिभुवन और पंचवटी में द्विगु समास है, सही है ये तो। चतुर्भुज और जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 147 का सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किस विकल्प में सभी समासिक पद तत्पुरुष है? तो किस विकल्प में सभी समासिक पद तत्पुरुष है? तो ऑप्शन नंबर 4 में तत्पुरुष है सारे में, सिंहासनारूढ़, वनवास और रसोईघर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वे कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ?
कुफल, कुरूप, कुमर, कुसुम। तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे अनार है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। एक सादगी शब्द है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। ऐसे खूब शब्द है जिनमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें ने का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ। बताओ, ने का उपसर्ग के भांति प्रयोग नहीं हुआ, यानी ने उपसर्ग नहीं है। न धन आस्तिक नास्तिक इसमें होता है नर्तकी, इसमें न उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। न धन इति इसमें है, न धन पुंसक ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है साथियों, हम लोगों ने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सारे नहीं, फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपर, सेकेंड ग्रेड के सारे पेपर और एपी के सारे पेपर हिंदी के हमने तैयार कर लिए हैं। और मतलब सबकी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन्हें बार बार देखें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन सारे पेपरों का एक वीडियो बना दूंगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपरों का एक वीडियो, ठीक है, और सेकंड ग्रेड का एक वीडियो और एपी का एक वीडियो, मतलब 3 वीडियो में आपके ये सारे पेपर आरपीसी के मिल जाएंगे आपको। और एक वीडियो शेट का, क्योंकि शेट के पेपर अभी तक 2 ही हुए हैं ना, 2012 और 2022 यानी 23 में। ठीक है, तो ये 4 वीडियो में आपको राजस्थान में अब तक जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के, तो सब के आपको 4 वीडियो में सारे पेपर मिल जाएंगे। आप इन्हें बार बार देखें, उम्मीद है आपको इनमें ज़रूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने एक पेपर पे कम से कम 1 दिन की मेहनत की है। ठीक है ना, वो मेहनत आपकी बच जाएगी अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अगर नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी सुविधा के लिए इन्हें अपलोड किया है। कभी कभी, कभी ना कभी, किसी ना किसी के ये काम जरूर आएंगे। और अब हम जल्द ही जीके के पेपर शुरू कर देंगे। जो फर्स्ट ग्रेड में जीके वाला पेपर है ना, उनका भी हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो कंटेंट है ना सिलेबस में, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, उसे करेंगे। फिर काव्य शास्त्र, व्याकरण, ये सारी धीरे धीरे यहीं पर आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।